Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. Today in this video we are going to discuss 17 January 2026 के द हिंदू के सारे editorials का simplification. So without wasting any time, let's get started. The first editorial we are going to discuss is about on mute why India must assert strategic autonomy. So issue है क्या? Recent months में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्रेसिव और यूनिलेटरल एक्शंस लिए हैं. वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन, प्रेसिडेंट की कैप्चर तक, ईरान, रशिया, ग्रीनलैंड और दूसरे कंट्रीज़ को ओपन थ्रेट. प्रपोजल है 500% ज़्यादा टैरिफ्स का ऑन कंट्रीज़ विच आर बाइंग ऑयल और यूरेनियम फ्रॉम रशिया. इंडिया पर प्रेशर है कि ईरान से टाइज कम करो, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को डाउन प्ले करो. इंडिया का रिस्पॉन्स सिंपल है, कॉशियस, सॉफ्ट और लार्जली म्यूटेड. दैट्स वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द एडिटोरियल. डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से बचना. इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा है सो फार? वेनेजुएला पर सिर्फ डीप कंसर्न, यूएस के नाम तक नहीं लिया. यूएस का हमने नाम तक नहीं लिया है, सिर्फ वी हैव एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न. सो ईरान की अगर हम बात करें तो प्रोटेस्ट या फिर यूएस थ्रेट पर नो कमेंट, सिर्फ ट्रैवल एडवाइजरीज, इवैक्यूएशन प्लानिंग, ट्रेड फर्दर रिड्यूस करने के सिग्नल्स. व्हाट आर दी अदर केसेस? अदर केसेस आर क्यूबा, कोलंबिया और ग्रीनलैंड. यहाँ पर कंप्लीट साइलेंस देखने को मिला है. मतलब इंडिया इशूज़ को मैनेज कर रहा है, कन्फ्रंट नहीं कर रहा. सो वाई इज़ इंडिया बीइंग सो कॉशियस? क्यों कर रहा है इंडिया ऐसा? बिकॉज इंडिया यूएस रिलेशंस ऑलरेडी फ्रजाइल हैं, ट्रेड टेंशंस है, ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं. होप है कि इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट, हाई टेक पार्टनरशिप फॉर द सेमीकंडक्टर्स या पैक्स सिलिका टाइप इनिशिएटिव्स का हम लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, होप रख रहे हैं. एंड वी हैव अ फियर कि स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म से बायलेटरल टाइज हमारे डैमेज हो सकते हैं. शॉर्ट टर्म डिप्लोमेटिक कैलकुलेशन ज़्यादा है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी से फ़िलहाल के लिए. सो वाई दिस अप्रोच इज़ प्रॉब्लमैटिक? क्यों है? बिकॉज इसका इकोनॉमिक कॉस्ट हो सकता है. एनर्जी ऑप्शन श्रिंक हो जाएंगे कहाँ पे? ईरान, रशिया और वेनेजुएला में. रिजल्ट क्या होगा? हायर ऑयल प्राइसेस और एनर्जी सिक्योरिटी हमारी वीकन हो सकती है. नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट. इंडिया की इमेज डाइल्यूट होती है एज एन इंडिपेंडेंट ग्लोबल पावर. ग्लोबल साउथ लीडरशिप वीक पड़ती है. लॉन्ग टर्म पार्टनर्स जैसे कि ईरान के साथ हमारा ट्रस्ट डैमेज होता हुआ दिख रहा है. नाउ व्हाट आर द रेपुटेशनल कॉस्ट? साइलेंस लुक्स लाइक अपीजमेंट, नॉट डिप्लोमेसी. इंडिया के रिपीटेड क्लेम्स, सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल लॉ, मल्टीलेटरलिज्म, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है. सो व्हाट इज़ द की कॉन्सेप्ट? की कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर हो, किसी एक पावर के साथ ब्लाइंड अलाइनमेंट ना हो, मल्टीपल पार्टनरशिप्स मेंटेन करना, सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल लॉ और मल्टीलेटरलिज्म डिफेंड करना. इंडिया हिस्टोरिकली नैम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट, आज के टाइम में मल्टी अलाइनमेंट. सो व्हाट इज़ द लेसन फ्रॉम द पास्ट? 2019 का एग्जाम्पल देख लेते हैं. इंडिया ने ईरानियन ऑयल, वेनेजुएला ऑयल यूएस प्रेशर पर बंद कर दिया. रिजल्ट क्या हुआ? नो लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक बेनिफिट. एनर्जी सिक्योरिटी लॉस देखने को मिला. स्ट्रेटेजिक लेवरेज हमारा कम हो गया. अपीजमेंट ने इंडिया को प्रोटेक्ट नहीं किया. सो वाई दिस मैटर्स नाउ? इंडिया आज क्लेम करता है क्या? ब्रिक्स प्लस में लीडरशिप. इट इज़ होस्टिंग ब्रिक्स प्लस समिट. तो लीडरशिप दिखाता है, ग्लोबल साउथ की वॉइस है, मल्टीपोलर वर्ल्ड का सपोर्टर है. अगर इंडिया मेजर इंटरनेशनल लॉ वायलेशंस पर साइलेंट रहे तो ग्लोबल लीडरशिप क्लेम हॉलो हो लगता है. सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेन्स आंसर. सबसे पहले यू विल असर्ट द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्लियरली. इंटरनेशनल लॉ के वायलेशंस को नेम एंड शेम, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो. यूएस के साथ बैलेंस रखो लेकिन कोर इंटरेस्ट सरेंडर मत करो. नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटेक्ट द स्ट्रेटेजिक एसेट. चाबार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स डिफेंड करो. एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करो, कहाँ पे? रशिया, ईरान और मिडल ईस्ट वगैरह में. देन स्ट्रेंथन मल्टीलेटरलिज्म. प्लेटफॉर्म्स यूज़ करो, ब्रिक्स, एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन वगैरह. मिडिल पावर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करो. देन प्रैक्टिस इशू बेस्ड डिप्लोमेसी. यूएस के साथ टेक्नोलॉजी, ट्रेड, कोऑपरेशन, लेकिन सैंक्शंस, रिजीम चेंज, सॉवरेनिटी इशूज़ पर फर्म डिसएग्रीमेंट दिखाओ. देन लास्टली हमारा आता है स्पीक फॉर द ग्लोबल साउथ. प्रिंसिपल स्टैंड लो. इंडिया को प्रोजेक्ट करो एज इंडिपेंडेंट, रूल बेस्ड एंड नॉन कोअर्सिव पावर. सो व्हाट कैन बी आवर कंक्लूजन? कंक्लूजन सिंपल है कि इंडिया के इंटरेस्ट साइलेंस या अपीजमेंट से प्रोटेक्ट नहीं होते. सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का फर्म असर्शन ही इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और ग्लोबल स्टैंडिंग को सिक्योर कर सकता है. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज नॉट न्यूट्रलिटी, इट्स द करेज टू स्पीक इंडिपेंडेंटली इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड. नाउ हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल आता है द कांग्रेस एट 140, अ क्राइसिस ऑफ स्ट्रक्चर. कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 28 दिसंबर 2025 को 140 साल कंप्लीट करे, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है कि पार्टी सीरियस ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चरल क्राइसिस में है. रीसेंट स्टेटमेंट्स बाय सीनियर कांग्रेस लीडर्स, जहां कांग्रेस को बीजेपी आरएसएस के बराबर रखा गया, ने इस डिबेट को फिर से जिंदा कर दिया है. सो व्हाट इज़ द की आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस आर्टिकल?
कांग्रेस की प्रॉब्लम सिर्फ इलेक्शंस हारना नहीं है, ये क्राइसिस है स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइजेशनल। सबसे बड़ी गलती है कि कांग्रेस को बीजेपी जैसे देखना और कंपेयर करना। दोनों पार्टीज बिल्कुल अलग ऑर्गेनाइजेशनल डीएनए से ऑपरेट करती हैं। सो वाई कांग्रेस इज़ नॉट बीजेपी, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एस्पेक्ट हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल टाइप का। इनकी कार्डर बेस्ड पार्टी है, यहीं पे हमारी नॉन कार्डर बेस्ड है। यहाँ पे आरएसएस का हमें परमानेंट नेटवर्क देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई इक्विवेलेंट एक्सटर्नल बॉडी नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग, ट्रेंड और परमानेंट है। ये वीक, थिन और इनकन्सिस्टेंट है। यहाँ पे यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन देखने को मिलता है। ये प्लूरल और डाइवर्स है। ये सेंट्रलाइज्ड और स्ट्रॉन्गमैन लीडरशिप दिखाते हैं। ये लूजली स्ट्रक्चर्ड है। आरएसएस बीजेपी को एक परमानेंट पॉलिटिकल मशीनरी देता है, इलेक्शंस के बीच में भी। कांग्रेस के पास ऐसा कोई ग्रास रूट इंस्टीट्यूशनल बैकबोन है ही नहीं। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल इरोजन इन कांग्रेस। अर्ली कांग्रेस जो थी, वहाँ स्ट्रॉन्ग लोकल नेटवर्क से मास मोबिलाइजेशन था और डिस्ट्रिक्ट और टाउन लेवल लीडरशिप देखने को मिलती थी। टाइम के साथ पावर ऊपर सेंट्रलाइज होती गई, लोकल लीडरशिप वीक होती गई और ऑर्गेनाइजेशन की जगह इलेक्टोरल करिश्मा ने ले ली। नाउ 1969 स्प्लिट के बाद इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग को सिस्टमैटिकली निगलेक्ट किया गया। 90s में जब गांधी फैमिली पीएम नहीं थी, तब भी सीरियस ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म कोई देखने को नहीं मिला। इज कांग्रेस टू सेंट्रलाइज्ड? नॉट रियली, एक्चुअली नहीं। कांग्रेस बीजेपी के कंपैरिजन में कम सेंट्रलाइज्ड है। एविडेंस देखने को मिलता है, बीजेपी लीडर्स जो है वो लार्जली नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं। कांग्रेस 2022 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इंटरनल डिसेंट अलाउड, फॉर एग्जांपल G20 वाला ग्रुप पब्लिक क्रिटिसिज्म टॉलरेट करती है। लेकिन यहाँ एक नया प्रॉब्लम शुरू होता है, प्रॉब्लम विद द इंटरनल फ्रीडम। प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं इसके। सबसे पहले प्रोज, इंटरनल डेमोक्रेसी दिखती है, डिसेंट टॉलरेट होता है और प्लूरलिज्म रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन व्हाट आर द कॉन्स? फैक्शनिज्म क्रिएट करता है, अथॉरिटी वीक होती जाती है एंड स्टेट लेवल लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है पंजाब, राजस्थान, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। प्लूरलिज्म और नो डिसिप्लिन मतलब पैरालिसिस। नाउ कोर स्ट्रक्चरल वीकनेसेस क्या हैं? डिस्ट्रिक्ट और बूथ लेवल लीडर्स का एब्सेंस, दिल्ली बेस्ड एलीट्स पर ओवर डिपेंडेंस, ग्रास रूट वर्कर्स के लिए क्लियर करियर पाथ नहीं है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नहीं है। ना सीनियर लीडरशिप में हमें रिफॉर्म रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, स्टेटस क्यू का फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। ना आयरनी यही है कि डिक्लाइन का सबसे लाउड क्रिटिक्स अक्सर उसी सिस्टम के बेनिफिशियरीज होते हैं। सो व्हाट इज़ नॉट द रियल प्रॉब्लम? रियल प्रॉब्लम क्या नहीं है? सिर्फ गांधी फैमिली लीडरशिप, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन का डिबेट एंड आइडियोलॉजी की कमी अलोन, ये सब सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशंस हैं। सो व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम? अगर ये रियल प्रॉब्लम नहीं है तो रियल प्रॉब्लम है क्या? वीक इंटरनल डेमोक्रेटाइजेशन, सिर्फ इलेक्शंस नहीं, इंस्टीट्यूशंस भी। मास बेस्ड लीडरशिप नर्चर ना कर पाना, रिन्यूअल के लिए परमानेंट मैकेनिज्म का एब्सेंस और प्लूरलिज्म को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट ना कर पाना। सो वाई दिस मैटर्स इवन मोर टुडे? आज बीजेपी के पास मैसिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, मीडिया डोमिनेंस है और स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम भी देखने को मिल रहा है। ऑपोजिशन सिर्फ प्रोटेस्ट, टेम्प्रेरी अलायंसेस पर रिलाई नहीं कर सकता। वीक कांग्रेस स्ट्रक्चर मतलब राइट विंग कंसोलिडेशन का इफेक्टिव काउंटर नहीं है। सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? सबसे पहले यू हैव टू रीबिल्ड द ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट और बूथ लेवल कार्डर्स पर फोकस, कॉन्टिन्यूस मोबिलाइजेशन, सिर्फ इलेक्शन टाइम पर नहीं। नॉट जेन्युइन इंटरनल डेमोक्रेटाइजेशन, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप का ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, दिल्ली सेंट्रिक कंट्रोल कम करना होगा। नॉट बैलेंस प्लूरलिज्म विद डिसिप्लिन, डिबेट अलाउ हो लेकिन क्लियर अथॉरिटी, टाउन बाउंड डिसीजंस हो, फैक्शनिज्म को गवर्नेंस पैरालिसिस ना बनने देना। देन रिमोट मास लीडरशिप, सोशल मूवमेंट्स और पब्लिक स्ट्रगल से उतरे लीडर्स, डायनेस्टिक और एलीट नेटवर्क्स की डोमिनेंस कम करना। देन ऑफर अ क्लियर प्रोग्रेसिव विजन, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, फेडरलिज्म और सोशल जस्टिस, एपिसोडिक कैंपेन्स नहीं, सस्टेन्ड वोटर एंगेजमेंट। नाउ व्हाट कैन बी द कंक्लूजन? कांग्रेस का क्राइसिस इलेक्टोरल नहीं, इंस्टीट्यूशनल है। पार्टी का फ्यूचर तभी बचेगा जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी को रीबिल्ड करेगी, बिना अपनी प्लूरल डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को खोए हुए। नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट ब्रेक ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 लास्ट संडे से स्टार्ट हो चुका है। ये टूर्नामेंट सिर्फ एक ग्रैंड स्लैम नहीं है बल्कि हिस्टोरिक है, यानी कि हिस्ट्री मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ का स्टेज है। खासकर फोकस है किस चीज़ पर? करियर ग्रैंड स्लैम पर, जो किसी प्लेयर की कंप्लीटनेस दिखाता है। अब की कॉन्सेप्ट क्या है? यही है करियर ग्रैंड स्लैम। ये क्या है? जब कोई प्लेयर चारों मेजर्स जीत जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, इसे कहते हैं करियर ग्रैंड स्लैम।
टेनिस में हाईएस्ट इंडिविजुअल माइलस्टोन में से ये एक माना जाता है। अगर हम मेन सिंगल की बात करें मेन स्टोरी लाइन्स की, सो जो कार्लोस हैं ये वर्ल्ड के नंबर 1 है, एज इनकी 22 है, इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम्स जीत चुके हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन कभी नहीं जीता। अगर 2026 एओ जीतते हैं तो ओपन एरा के यंगेस्ट मेल प्लेयर बन सकते हैं करियर ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करने वाले। ना चैलेंजेस क्या हैं? बेस्ट एओ रिजल्ट सोफा इनका कहाँ देखने को मिला है? क्वार्टर फाइनल्स में। लॉन्ग टाइम कोच जो है इनके जॉन कार्लोस फेरेरो, इनके रीसेंट स्प्लिट देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग राइवलरी विद जानिक सिनर। ना जानिक सिनर के बारे में देख लेते हैं। ये 2 टाइम डिफेंडिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन है। टारगेट इनका हैट्रिक एओ टाइटल्स है। ओपन एरा में सिर्फ नोवक ने ये अचीव किया है। करंटली अल्कराज के लिए बिगेस्ट रोड ब्लॉक है। ना नोवक देख लेते हैं। इनकी एज 38 है, 10 टाइम ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन है। लास्ट ग्रैंड स्लैम इनका यूएस ओपन 2023 था और रीसेंट स्लैम्प इनका 5 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस हैं टू द सिनर। अगर ये जीतते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमबैक होगा, वरना बैटन क्लियरली नेक्स्ट जनरेशन के पास जा रही है। मेंस के बाद हम लोग बात करते हैं विमेन सिंगल की। सबसे पहले आती हैं ईगा स्वाइटेक। एज है 24 साल, ऑलरेडी 6 ग्रैंड स्लैम्स कर चुकी हैं, क्ले पर डोमिनेंट है, विंबलडन 25 विनर है और ऑस्ट्रेलियन ओपन अब तक नहीं जीता। एओ 2026 जीतने पर करियर ग्रैंड स्लैम कंप्लीट होगा। बिगेस्ट टेस्ट होगा इनका अराइना सबलेन का। अब अराइना की बात कर लेती हैं। शी इज़ इन वर्ल्ड्स नंबर 1, एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट। लास्ट 12 मेजर्स में इन्होंने 4 जीते, 3 फाइनल, 4 विन्स, 3 फाइनल्स, 4 सेमीफाइनल्स। पावर बेस्ड एग्रेसिव गेम है इनका। मेलबर्न कंडीशंस में ये फेवरेट हैं। अदर कंटेंडेंट्स अगर हम देखें तो कोको आती हैं, 2 टाइम मेजर विनर, रेगुलर कंटेंडर। अमांडा आती है, रिसेंटली विंबलडन एंड यूएस ओपन फाइनल्स एंड मेडिसन कीज ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन। विमेन टेनिस का जो नेचर है वो हाईली अनप्रडिक्टेबल है। न्यू चैंपियंस के लिए स्पेस हमेशा ही ओपन देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव की। रोहन का रिटायरमेंट के बाद ये पहला ग्रैंड स्लैम है। इंडिया के पास नो एक्टिव मेजर चैंपियन, नो सिंगल्स रिप्रेजेंटेशन फॉर 4 कॉन्जिक्यूटिव स्लैम्स। करंट होप है हमारी यूकी विच इज़ वर्ल्ड नंबर 21 डबल्स। ये फेज इंडियन टेनिस के लिए ट्रांजिशन और वार्निंग सिग्नल दोनों ही हैं। वाई दिस ऑस्ट्रेलियन ओपन मैटर्स? बिकॉज पॉसिबल करियर ग्रैंड स्लैम्स देखने को मिल रहा है, जनरेशनल से शिफ्ट देखने को मिल रही है एंड जो विमेन का फील्ड है वो ओपन, कॉम्पिटिटिव एंड अनप्रिडिक्टेबल है। इंडियन टेनिस करियर गैप्स इन सिंगल्स पाइपलाइन। सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? मेंस टेनिस की अगर हम बात करें तो डोमिनेंस का सेंटर शिफ्ट हो रहा है, अल्कराज और सिनर एज द न्यू पिलर्स। विमेन की बात करें तो नो सिंगल डायनेस्टी, कॉम्पिटिशन अलाउज फ्रीक्वेंट न्यू चैंपियंस। इंडियन टेनिस की अगर हम बात करें तो सिंगल्स डेवलपमेंट पर फोकस ज़रूरी है, ग्रासरूट और जूनियर सर्किट्स में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है और डबल सक्सेस को ब्रॉडर टेनिस इकोसिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। सो व्हाट कैन बी द समरी? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 एक ट्रांजिशन मूवमेंट है जहां नए चैंपियंस हिस्ट्री बना सकते हैं और ग्लोबल और इंडियन टेनिस एक नए युग में, एक नए एरा में एंटर कर रहा है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट बजट 2026-27 कीपिंग इंडियाज ग्रोथ मोमेंटम। ना कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यही है कि 2025 में ग्लोबल हेडविंड्स थे, हाई यूएस टैरिफ, वीक ग्लोबल डिमांड, फिर भी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रेजिलियंट रही। रिफॉर्म्स, फिस्कल डेफिसिट और केपेक्स लेड ग्रोथ देखने को मिला, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड ग्रोथ। बजट 2026-27 का रोल क्रिटिकल है, इस मोमेंटम को लॉक करना और डोमेस्टिक ग्रोथ इंजन्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना। सो व्हाट इज़ द कोर बजट स्ट्रैटेजी? ग्रोथ, फिस्कल प्रूडेंस का बैलेंस देखने को मिलता है इसमें। फोकस एरियाज हैं प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि केपेक्स, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर, और साथ ही में फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ मेंटेन करना और डेट सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, मतलब ग्रोथ भी और डिसिप्लिन भी। अब कुछ की एक्सपेक्टेशंस देख लेते हैं फ्रॉम द बजट 2026-27। सबसे पहले आएगा डिफेंस एज अ ग्रोथ इंजन। डिफेंस केपेक्स का शेयर जो है 26.4 से 30% हो गया है। डीआरडीओ की फंडिंग मिनिमम 10,000 करोड़ देखने को मिली है, इंक्रीज देखने को मिला है। और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग है हमारे यूपी और तमिलनाडु में और प्रपोज है हमारा ईस्टर्न इंडिया कॉरिडोर। मतलब डिफेंस का मतलब होगा सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स और एक्सपोर्ट्स। नाउ सेकेंडली विल टॉक अबाउट द डिफेंस एक्सपोर्ट्स पुश। प्राइवेट सेक्टर शेयर की अगर हम बात करें तो 65% यानी कि 65% ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं। प्रपोजल है डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, इंपॉर्टेंट है। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी आर्म फोर्सेज, प्राइवेट कंपनीज, डीपीएसयूज, एमईएज एंड दी एम्बेसीज। टारगेट क्या है हमारा? 50,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट्स बाय 28-29। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं हम क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन टेक्नोलॉजी की। क्लीन एनर्जी, ईवी, सेमीकंडक्टर सब क्रिटिकल मिनरल्स पर डिपेंड करते हैं। वी हैव टू स्ट्रेंथन द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इट एड्स द टेलिंग रिकवरी प्रोग्राम, वेस्ट से मिनरल्स। टेलिंग रिकवरी प्रोग्राम का मतलब होता है वेस्ट से मिनरल बनाना। नेक्स्ट हमारा आएगा डेडिकेटेड फाइनेंसिंग सपोर्ट। एनर्जी ट्रांजिशन विदाउट मिनरल सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस।
RODTEP स्कीम एलोकेशन बढ़ाने की नीड की बात की गई है। करंट हमारा 18,233 करोड़ है। ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी के टाइम एक्सपोर्ट सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। इंडिया जो है वो ग्लोबल GCC हब है। इशू है ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट। सोल्यूशन क्या है? क्लियर ट्रांसफर प्राइसिंग गाइडलाइंस, रिड्यूस लिटिगेशन एंड इम्प्रूव द इन्वेस्टर सर्टेनिटी। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रोन सेक्टर बूस्ट। PLI एलोकेशन कितना है? 120 करोड़ से 1000 करोड़। क्रिएट कितना करना है? 1000 करोड़ ड्रोन R&D फंड। सो व्हाट इज द गोल? गोल सिंपल है, स्केल प्रोडक्शन, बूस्ट एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट इज डीपन कोऑपरेट बॉन्ड मार्केट। प्रॉब्लम है ओवर डिपेंडेंस ऑन बैंक्स। रिफॉर्म्स चाहिए कहाँ पर? टू लोअर द बोरोइंग थ्रेशोल्ड, इंक्लूड लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कोऑपरेट्स, raise insurance investment cap which is 25% or higher, allow provident funds to invest in InvITs and REITs, and long-term finance long-term growth. Faster tax dispute resolution. Huge pendency at SITs यानी कि अपील्स लेवल पर। 40% वैकेंसीज नीड्स फिलिंग। रिफॉर्म्स कहाँ पर देखने को मिलेगी? डुअल ट्रैक सिस्टम यानी कि फास्ट ट्रैक सिंपल और स्मॉल केसेस के लिए, डिटेल ट्रैक कॉम्प्लेक्स और हाई वैल्यू केसेस के लिए। प्रायोरिटी दी जानी चाहिए किसको? ओल्ड केसेस को, हाई पिच्ड असेसमेंट को और इशूज ऑलरेडी सेटल्ड बाय हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट रीलिंग्स को। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द ट्रेड फैसिलिटेशन AEO रिफॉर्म्स। करंट प्रॉब्लम क्या है कि न्यू फॉर्म्स आर अंडर AEO एक्रीडेटेड ग्रुप्स एंड नॉट एलिजिबल। नीडेड क्या है? किस चीज़ की ज़रूरत है? रिमूव दिस रेस्ट्रिक्शन। बेटर लॉजिस्टिक्स, फास्टर ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट बूस्ट। नेक्स्ट कस्टम टैरिफ रैशनलाइजेशन। Continue tariff reforms, fewer tariff slabs, fixed inverted duty structures, align duties across value chains to support the domestic manufacturing and improve the competitiveness. Now overall objective 2025-26 बजट का, क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेंथन किसको? डोमेस्टिक डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को, इम्प्रूव करो पॉलिसी सर्टेनिटी को और बिल्ड करो लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस को। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? Growth without discipline. Capex-led growth without the fiscal slippage. Strengthen the domestic engines, then improve financial ecosystem, reduce structural bottlenecks, and ensure the policy certainty. Conclusion क्या है? Conclusion simple है कि बजट 2026-27 must blend the fiscal prudence with the growth-oriented reforms to strengthen the domestic engines, crowd in private investment, and enhance the India's global competitiveness. लास्ट एडिटोरियल आता है हमारा, इन झारखंड आर टस्कर ऑन अ रैम्पेज। ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हुआ क्या? हुआ ये कि एक लोन मेल एलिफेंट यानी कि टस्कर एटलीस्ट 20 लोगों की जान ले ली उसने। कौन से एरियाज अफेक्टेड थे? चाईबासा एंड कोल्हान फॉरेस्ट एरिया। कहाँ पे आता है? वेस्ट सिंघम में, झारखंड में। टाइम पीरियड क्या है? 1 से 9 जनवरी। अब पैटर्न ऑफ अटैक की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर रात के टाइम पे हुआ, गांव के पास हुआ, जब लोग सो रहे होते थे, घर से बाहर निकले होते थे या विलेजेस के आसपास मूव कर रहे थे। सो विलेजेस पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिला? क्लाइमेट ऑफ फियर यानी कि फियर का, डर का माहौल। लोग ग्रुप्स में ही बाहर निकल रहे हैं, बच्चे जो है घर के अंदर बंद हैं, सनसेट के बाद कोई मूवमेंट नहीं देख रहे हैं और कई गांव वाले कम्युनिटी हॉल्स या फिर ऊपर के सेफ एरियाज में सोने लगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एंड इमोशनल डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज की, विच इज़ हाउस जो है यानी कि घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। घर डिस्ट्रॉय हुए, लाइफ स्टॉक किल हुआ जैसे कि बफेलो, गॉट एंड डॉग, एंड इकोनॉमिक लॉस देखने को मिला विच इज़ कमाने वाले मेंबर्स की डेथ। फैमिलीज में शॉक, इनसिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म डिस्ट्रेस देखने को मिला। नेक्स्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स, उनका रिस्पॉन्स क्या है? लार्ज स्केल ऑपरेशन। 100+ फॉरेस्ट पर्सोनल्स टीम्स आई, कहाँ से? फ्रॉम उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स आए कहाँ से? वंतारा, गुजरात से। कौन से टूल यूज़ हुए? ड्रोन्स, फायर क्रैकर्स, बॉन फायर्स, ट्रैकिंग कैंप्स वगैरह। ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रैक द एलिफेंट, then tranquilize, then capture them and then reintegrate with the herd. Now why is this elephant so aggressive? क्यों हो रहे हैं? So what are the immediate causes? Elephant is a lone male, possibly in must phase यानी कि meeting phase में है वो और अकेले हैं, that can be the immediate cause. Now जो lone elephants होते हैं ये herd guidance नहीं होती, इनमें lack guidance होती है किसकी? older herd members की। ये ज़्यादा aggressive होते हैं, human presence को threat समझते हैं। So what are the structural and the long term causes? एलिफेंट हैबिटेट श्रिंक हो रहा है, सरांडा फॉरेस्ट में आयरन ओर माइनिंग हो रही है, फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन की वजह से एलिफेंट्स फार्म्स, विलेजेस, ह्यूमन सेटलमेंट्स में घुस रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। सो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, झारखंड का डेटा अगर हम देखें तो ये हमें डेटा मिल रहा है और ये हमें ह्यूमन डेथ्स के बारे में बता रहा है, मतलब एलिफेंट्स की पॉपुलेशन शार्पली डिक्लाइन हो रही है। तो व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट फॉर द एग्जामिनेशन? सबसे पहले आता है हमारा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। कब होता है ये? जब होता है जब वाइल्ड लाइफ नीड्स फूड, वाटर या हैबिटेट, ह्यूमन एक्टिविटीज़, माइनिंग, एग्रीकल्चर, सेटलमेंट्स, रोड एंड रेलवेज कर रहे होते हैं, तब होता है। सो डायरेक्ट क्लैश हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है?
ह्यूमन डेथ होती हैं, वाइल्ड लाइफ डेथ होती है, इकोनॉमिक लॉस होता है, साइकोलॉजिकल फियर होता है और गवर्नेंस फेलियर होता है। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस चैलेंजेस की। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है हमारा वीक है, एलिफेंट कॉरिडोर्स इनएडुकेट हैं और ब्रोकन है, कॉम्पनसेशन स्लो है, कम्युनिटी अवेयरनेस कम है और डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन का क्लियर इम्बैलेंस देखने को मिलता है। सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म की, फिर लॉन्ग टर्म की, सॉरी पहले शॉर्ट फिर मीडियम फिर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अर्ली वार्निंग सिस्टम, SMS अलर्ट, साइरेंस वगैरह होने चाहिए, नाइट पेट्रोल्स और रैपिड रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए, सेफ शेल्टर्स और कम्युनिटी हॉल्स हो और फास्ट कॉम्पनसेशन एंड रिलीफ हो। और मीडियम टर्म में एलिफेंट कॉरिडोर्स को रिस्टोर करना, सोलर फेंसिंग और डीप ट्रेंचेस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मॉनिटरिंग एंड साइंटिफिक ट्रैकिंग जैसे कि रेडियो कॉलरिंग। देन लॉन्ग टर्म में फॉरेस्ट जोन्स में माइनिंग रेगुलेट करना, हैबिटाट रीजनरेशन करना, इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग, प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना एंड डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी का बैलेंस। सो व्हाट कैन बी द कंक्लूजन फॉर दिस? झारखंड का टस्कर ट्रेजेडी क्लियरली दिखाता है कि हैबिटाट लॉस और अनप्लान डेवलपमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पर, जिसका सोल्यूशन सिर्फ फॉरेस्ट एक्शन नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कंपैशनेट गवर्नेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच है। और इसी के साथ हमारे द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स फिनिश होते हैं आज के। आई होप आपको समझ आया होगा। टिल देन कीप स्टडी, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल्स के साथ।